नमस्कार मित्रों। लॉकडाउन के इस काल में जहां विद्यार्थी स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, न्यू चौधरी स्कूल ने इस दिशा में पहल करते हुए विद्यार्थियों की रुचि, समझ और आगामी सत्र की पढ़ाई जारी रखने के लिए हम लोगों ने ये एक नया माध्यम अपनाया है। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों का जो आगामी शैक्षिक सत्र है, इसमें देरी होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि ये जो नुकसान है, इसकी भरपाई हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर पाए। विद्यालय पिछले कई वर्षों से 100% परिणाम दे रहा है और हम चाहते हैं कि जब विद्यार्थी आगामी सत्र में देरी का जो नुकसान होगा, इसकी भरपाई हम इन क्लास के माध्यम से कर सके। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी इन ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जो शैक्षिक सत्र में देरी का नुकसान है, उसकी कमी की भरपाई कर सके। तो मित्रों, इस दिशा में हमारा ये एक प्रयास रहेगा। हम इन वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 और 12 की जो इतिहास विषय है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्लास कक्षा 11 और 12 के साथ साथ बीए और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके माध्यम से भी एक उपयोगी क्लास साबित होगी। तो आइए मित्रों, मैं महेंद्र कुमार चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक एसएसटी, इस दिशा में अपन आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अपन बात करते हैं इतिहास विषय कक्षा 12। इतिहास विषय को डच मानव शास्त्री सियालरिस ने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इतिहास का सिलेबस काफी लंबा होता है। किसी एक काल अवधि में हम इसको पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। छात्र सुविधा की दृष्टि से या शोध की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। आइए बात करते हैं इस बारे में। प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। मित्रों, भारतीय इतिहास के जो 3 पार्ट बनाए गए हैं, ये सुविधा की दृष्टि से बनाए गए हैं और ये तीनों आपको कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। इन तीनों के कुछ अंश को मिलाकर कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक की रचना की गई है और इस हिसाब से ये तीनों जो पार्ट है आपको इसमें मिलेंगे। कक्षा 12 में अगर आप ढंग से पढ़ाई कर पाते हो तो इसका फायदा आपको बीए में जरूर मिलेगा। कैसे? क्योंकि बीए प्रथम वर्ष में आप लोग पढ़ोगे प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद बीए द्वितीय वर्ष में आप लोग पढ़ोगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और बीए थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ोगे आधुनिक भारत का इतिहास, और तीनों को मिलाकर आपका कक्षा 12 का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि कक्षा 12 के सिलेबस में इन तीनों काल में से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। ठीक है, मित्रों पहला चैप्टर लिया गया है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और तीसरा चैप्टर है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। मित्रों ये जो तीनों चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत,
भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन भारत में कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत में हुए, भारतीयों ने उनमें सफलता पाई या असफल रहे तो उसके पीछे रीजन क्या थे। दूसरी चीज, आत्मसातीकरण का मतलब होता है अपनाना। विदेशियों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया यानी कि अपनाया, तो इसके पीछे क्या कारण थे। और मित्रों उसके बाद हम ये देखेंगे कि आत्मसातीकरण के बाद जो प्राचीन विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारतीय संस्कृति को लाभ दिया, हानि दी, या इसका क्या प्रभाव भारतीय संस्कृति के ऊपर पड़ा। दूसरी चीज, भारतीय संस्कृति से कौन सी चीजें उन्होंने ग्रहण की, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चौथा चैप्टर है मुगल आक्रमण और उसके प्रभाव। मित्रों यह चैप्टर मध्यकाल से संबंधित है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किए, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, मुगलों की वंशावली क्या थी, मुगलों के कौन कौन से ऐसे राजा हुए जिनका संबंध भारत से रहा, और मुगल कहां तक भारतीय संस्कृति को बदलने में कामयाब रहे, भारतीय मध्यकालीन शासन प्रणाली में मुगलों का क्या योगदान रहा, हम इस चैप्टर में बात करेंगे। पांचवा चैप्टर है उपनिवेशवादी आक्रमण, यानी कि कौन सी विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया, प्रवेश करने का कारण क्या था, उनके आपस में कौन से युद्ध रहे, अंततः कौन सी विदेशी कंपनी को यहाँ पर सफलता मिली, और प्रारंभिक उद्देश्य उनका व्यापार करना था लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी रुचि कैसे बढ़ी, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। छठा चैप्टर है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। मित्रों इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत की आजादी के लिए कौन सी संस्थाएं प्रयासरत थी, कौन से आंदोलन इस क्षेत्र में चलाए गए, कौन से फ्रीडम फाइटर्स का इसमें रोल रहा आजादी में, ये अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। खासकर 1857 की क्रांति के संदर्भ में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अंतिम अध्याय है अपना राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन एवं एकीकरण। मित्रों इस चैप्टर में राजस्थान से जो क्रांतिकारी संबंध रखते थे, राजस्थान से जो किसान आंदोलन संबंधित रहे, राजस्थान में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, इनके बारे में इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। और खास तौर से ये जो चैप्टर है एकीकरण पर आधारित है, प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। एकीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अपन इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये था कक्षा 11 और 12 के लिए आपका सिलेबस, और आगे भी ये छात्रों के लिए उपयोगी रह सकता है। ठीक है, मित्रों आइए पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और प्राचीन काल में विश्व गुरु का भी इसको दर्जा मिला। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल स्वर्ण युग कहलाता है। और बाकी कौन सी ऐसी उन्नति प्राचीन भारत में हुई जिससे ये विश्व गुरु बना और हर क्षेत्र में विश्व के सामने इसने अपना पक्ष उजागर किया, तो इस बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। मित्रों, इसमें अपन ये बात करेंगे कि प्राचीन हो, मध्यकाल हो या आधुनिक भारतीय इतिहास हो, इतिहास के बारे में जानकारी के हमारे पास कौन से स्रोत है, सोर्स है। मित्रों, इन स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हम उन स्रोतों की बात करेंगे जो प्राचीन काल में किसी पांडुलिपि से संबंध रखता हो, कोई प्राचीन ग्रंथ हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो शुद्ध इतिहास से संबंधित हो। और पुरातात्विक स्रोतों में हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में उत्खनन में कोई अभिलेख मिला हो या कोई इमारत मिली हो या कोई दूसरी बनावटी संरचना मिली हो, चाहे सिंधु सभ्यता के मृदबांड हो, सभी की काउंटिंग पुरातात्विक स्रोतों में की जाती है। ठीक है। साहित्यिक स्रोतों को भी हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य और तीसरा है वंशावली। ठीक है। साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। धार्मिक साहित्य, जो किसी धर्म विशेष को आधार बनाकर रचा गया, लिखा गया। धर्मेत्तर साहित्य, यानी कि जो इतिहास या जो साहित्य धर्म से परे हो। धार्मिक जानकारी उसमें मिल जरूर सकती है, लेकिन मुख्यतः इतिहास को आधार बनाकर इन ग्रंथों की रचना की गई। तीसरी है वंशावलियां। वंशावलियां किसी साधारण परिवार से संबंधित हो सकती है या किसी राजवंश से संबंधित होती है। इस बारे में हम वंशावलियों में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। इसमें पहला है आप लोगों के वेद। ठीक है मित्रों, ब्राह्मण साहित्य को हम मुख्यतः वेदों के आधार पर आकलन करते हैं। वेदों के बारे में आप कुछ जानकारी रखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत। मित्रों, वेद इस संसार की सबसे प्राचीनतम रचनाएं मानी गई है, जिनके संकलन का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच था। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच बचे हुए 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। मित्रों, वेदों की जो भाषा है वो कठिन संस्कृत भाषा है और ये संसार के प्राचीनतम ग्रंथ माने गए हैं। वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया और ये पद्य में रचा गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 10 मंडलों में से दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल जो है मुख्य मंडल या प्राचीनतम मंडल माने गए हैं। बाकी मंडल का संकलन बाद में किया गया, यानी कि दूसरे से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल माने गए हैं। इसके बाद आप लोगों का यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि वेदों की संख्या 4 है। कठिन संस्कृत भाषा में ये रचे गए हैं, संकलन हुआ, बाद में इनकी रचनाएं हुई और इनकी भाषा संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्राचीन भारतीय आर्यों के बारे में इन चारों वेदों से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही प्राचीन भारत के जो नीति नियम थे, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो विधि विधान थे, उनके बारे में हमें चारों वेदों से जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में वेदों के बाद हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। मित्रों, इतिहास में एक चीज हमेशा ध्यान रहे
कि किसी भी ग्रंथ का रचनाकार बाद में पूछा जाता है, उसकी लैंग्वेज यानी कि भाषा सबसे पहले ध्यान में होना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने बात की कि प्राचीन ब्राह्मण साहित्य या जो वेद है या जो प्राचीन ब्राह्मण साहित्य उसकी भाषा संस्कृत है, वैसे प्राचीन बौद्ध साहित्य की भाषा है पाली। यानी कि प्राचीनतम बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया। कालांतर में जो परवर्ती बौद्ध साहित्य लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो मुख्यतः जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया। और सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले त्रिपिटक, यानी कि जो प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है उसका संकलन त्रिपिटक में है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार नियम संकलित है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की और महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बौद्ध साहित्य में स्थान आता है जातक। मित्रों, जातक वे कल्पनाएं या कपोल कल्पित कथाएं हैं जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि जातक का संबंध किस धर्म से है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, त्रिपिटक कौन से है। ठीक है, तो जातक क्या चीज है इसके बारे में हम बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जो है वो जातक कहलाती है। और जातक किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। जातक की संख्या है 549। यानी कि महात्मा बुद्ध ने बुद्ध वाले अवतार से पहले कितने बार अवतार लिए? 549 बार। और ये जो काल्पनिक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की, पूर्व जन्म जन्मांतर की, वो कथाएं कहलाती है जातक कथाएं। और इनकी भाषा ध्यान रहे मित्रों, पाली भाषा है। इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य। और जैन साहित्य या ये कह सकते हैं प्राचीन जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। और कालांतर में जैन साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में भी हुई। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में खास तौर से ये ध्यान रखना है, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचा गया और कालांतर में संस्कृत में रचा गया। और प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचा गया और कालांतर में ये भी संस्कृत भाषा में रचा गया। ठीक है, जैन साहित्य में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आगम की। यानी कि आगम का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैसे जातक कथाएं और त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से था, वैसे आगम का संबंध जैन धर्म से है। और आगम मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं आपके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल मंत्र, 1 अनुयोग द्वार और 1 नंदी सूत्र। तो प्राचीन जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य के विपरीत बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, हम ये चीज मान सकते हैं कि प्राचीन भारत में चाहे सिंधु सभ्यता मान लीजिए या उसके बाद में वेदों का संकलन काल मान लीजिए, 16 महाजनपद काल का समय मान लीजिए, ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। कर्मकांड इतने बढ़ चुके थे, वेदों की विशेष संस्कृत थी जो कठिन भाषा में थी, साधारण आदमी उनको समझ तक नहीं सकते थे। ब्राह्मणों का समाज में पुरोहितों का सर्वोच्च स्थान था। यज्ञ ने एक तरीके से समाज को दूषित कर दिया था। लोगों ने इसका विरोध किया और उस विरोध के परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ।
जहां वेद या ब्राह्मण साहित्य कठिन संस्कृत भाषा में थे, उसके विपरीत बौद्ध और जैन साहित्य साधारण, सरल और स्थानीय पाली और प्राकृत भाषा में रचे गए। इस वजह से बौद्ध साहित्य मिलेगा प्राचीन पाली भाषा में और जैन साहित्य मिलेगा प्राकृत भाषा में। ठीक है। जैन साहित्य में हम इसके अलावा भी कई ग्रंथों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जैसे आपका भद्रबाहु चरित्र है, जिसमें जैन मुनि भद्रबाहु की जीवनी और चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म ग्रहण कर दक्षिण भारत में जाने के बारे में कुछ अंश हमें मिलते हैं। इसके अलावा भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मित्रों ये भी ध्यान रहे, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे, उनकी सूची हमें भगवती सूत्र में मिलती है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा कल्प सूत्र है और परिशिष्ट पर्वन है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य की, यानी कि जो धर्म से परे हो और इतिहास से संबंध रखता हो, हालांकि धर्म के बारे में भी इसमें जानकारी मिल सकती है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों की, जिसमें पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है कल्लण की राजतरंगिणी। मित्रों, कल्लण को भारत का पहला इतिहासकार माना गया है और उसकी रचना है राजतरंगिणी, जो 1147 से 49 के बीच या 1150 में कश्मीर के शासक जयसिंह के काल में कल्लण के द्वारा लिखा गया। ये शुद्ध रूप से या मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि कश्मीर का इतिहास है। तो मित्रों ये ध्यान रहे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी कहाँ का इतिहास है। तो राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है और इसका लेखक है कल्हण। ठीक है, उसके हम बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र भी प्राचीन भारत में नीति शास्त्र पर आधारित एक प्रमुख ग्रंथ है, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जो इतिहास में और भी नामों से प्रसिद्ध है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसने नीति शास्त्र पर आधारित ये ग्रंथ लिखा। दोस्तों इस विषय में ध्यान रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक इतिहास से संबंध रखने वाला ग्रंथ जरूर है, लेकिन उसका प्रमुख विषय राजनीति है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, जिससे प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हर्ष के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद वागपति का गौडवहो, वेलन का विक्रमांक देव चरित्र, जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य, जो अलाउद्दीन और हम्मीर के संघर्ष के बारे में हमें जानकारी देता है। पद्म गुप्त का नवसाहसांग चरित्र है। बल्लाल सेन का भोज चरित्र है। जयानक का पृथ्वीराज विजय है, जो अजमेर के चौहानों से संबंधित है। उसके बाद हम विशुद्ध साहित्य ग्रंथों की बात करेंगे, जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी जरूर देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो साहित्य के रूप में रचे गए हैं। इसमें हम बात करेंगे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पंतजलि का महाभाष्य, जिससे हमें प्राचीन काल में यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के बारे में और शुंग वंश और तत्कालीन सामाजिक नियमों और समाज के बारे में हमें जानकारी देता है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस है। शूद्रक का मृच्छकटिकम है, जो एक राजा महाराजाओं या वंशावलियों से हटकर एक ग्रामीण और निर्धन पात्र के ऊपर रचा गया है। मेघातिथि का मिताक्षरा है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज में जो उत्तराधिकार के नियम है उनके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। कामंदक का नीतिसार है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का ही एक तरीका हो सकता है, या प्राचीन विधि विधान से संबंधित एक ग्रंथ हो सकता है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो सकता है। गुणाढ्य का कथा मंजरी है। सोमदेव का कथा सरित सागर है और अमर सिंह का अमरकोश है। इसके बाद हम क्षेत्रीय साहित्य के बारे में बात करेंगे, जो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है या किसी एक क्षेत्रीय राजवंश के बारे में ही मात्र उसमें हमें जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले संगम साहित्य की। संगम का शाब्दिक अर्थ है सभा, यानी कि प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में 3 सभाओं में जो दक्षिण भारत का साहित्य रचा गया, वो संगम साहित्य कहलाता है। मुख्यतः इसमें आपको चोल और पल्लव राजवंश के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो, जो मित्रों
अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्धों का साक्षी है। उसके बाद पद्मनाम का कांदड़देव प्रबंध जो जालोर के सोनगरा चौहान, कांदड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्धों का साक्षी है। बीटू सुजा नागरजोत का राव जेत सिरोचंद जो बीकानेर के राजवंश के बारे में हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करवाता है। सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर जो बूंदी के इतिहास से संबंध रखता है। और नैणसी का नैणसी ख्यात जो मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। इसके बाद हम लोग मित्रों बात करेंगे विदेशी साहित्य के बारे में जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे यूनानी साहित्य। मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में यूनानी साहित्य का सबसे बड़ा योगदान है। कई लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के बारे में बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी है, जो प्रमाणिक तौर पर हमारे इतिहास के साक्षी रहे हैं। तो यूनानी साहित्य का काफ़ी बड़ा रोल है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हेरोडोटस की, जो इतिहास के पितामह भी कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नियार्कस, ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस की पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ द वार और ओनेसिक्रेटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। स्ट्रेबो ने भूगोल लिखा, एरियन, स्काइलैक्स, टोलेमी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक अज्ञात ग्रंथ जो है उसके माध्यम से हमें पश्चिमी भारत के जो बंदरगाहों से विदेशी व्यापार होता था, मुख्यतः अरब सागर, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा चीनी विवरण भी है। चीनी इतिहासकार जो प्राचीन भारत में आए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, उनका संकलन करने के लिए, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए, उनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। खास तौर से हम इसमें बात करेंगे फाहियान की, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत भ्रमण पर आया था बौद्ध ग्रंथों का संकलन और अध्ययन करने के लिए। उसके बाद हैंसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार की उपमा दी गई है, हर्षवर्धन के काल में 629 से 645 ईस्वी के बीच 16 वर्षों तक भारत में उसने भ्रमण किया। उसके बाद हम तिब्बती वृत्तांतों के बारे में बात करेंगे। तो तिब्बती वृत्तांत या इतिहासकारों में लामा तारानाथ का मुख्यतः स्थान हम मान सकते हैं, जिसके दो प्रमुख ग्रंथ तंग्यूर और कंग्यूर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद अरबी यात्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पहला नाम आता है अल मसूदी का, जिसका प्रमुख ग्रंथ था मिडास ऑफ द गोल्ड। ठीक है, इसके बाद चचनामा ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चचनामा मुख्यतः सिंध का इतिहास है। जैसे कलन की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास, वैसे चचनामा सिंध का इतिहास, जिसमें सिंध पर हुए बाह्य आक्रमणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सुलेमान नवी का सिलसिलात उत-तवारीख है और अल बरूनी का तारीख उल हिंद है। मित्रों, अगर हम मध्यकालीन विदेशी साहित्यकारों की बात करते हैं जो विदेशी थे और भारत से संबंध रखते थे, उनमें अल बरूनी का नाम सर्वोपरि है। 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म शहर में इसका जन्म हुआ था। ख्वारिज़्म उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल बरूनी इस वजह से कई भाषाओं का जानकार था और महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान वो भारतीयों के संपर्क में आया और सीमांत प्रांत में आने के बाद वहाँ के लोगों के जब वो संपर्क में आया तो उसने कई ब्राह्मण ग्रंथों का अपनी अरबी भाषा में अनुवाद किया, उनका अध्ययन किया। भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में भी उसने जानकारी दी है, या ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख उसने अपने ग्रंथ में किया है। और उसने भी भारतीय वर्णों को 4 भागों में बांटा है जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ स्वीकार करते हैं। और इनके ऊपर अल बरूनी ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी वो थी किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद का लेखक था अल बरूनी। उसके बाद हम बात करते हैं वंशावलियों की। तो वंशावलियां जो थी वो किसी साधारण परिवार की भी हो सकती थी। राजा महाराजाओं के भी जो निजी दरबारी थे, चाट भांड उनको आप कह सकते हो, बड़वे आप उनको कह सकते हो, वो राजाओं की वंशावलियां लिखा करते थे, जिससे प्राचीन और मध्यकालीन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है।